एक बार फिर से केमिस्ट्री माय ड्रीम में आप सबों का स्वागत है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर 2 है उसको कंटिन्यू रखते हुए आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इसके पहले जो हमने आपसे कुछ बात की थी उसको थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं लास्ट डिस्कशन का। और वो क्या था? वो था हमारा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल था, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल था, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल था, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, तो वो सारा कुछ जो है आपका है ना एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड था। अब जो आज का टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना, एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में होता क्या है कि बोर्स ने अपने मॉडल में जो भी पॉइंट्स दिए हैं वो तो स्पेसिफिक पॉइंट है ही, लेकिन इसके बावजूद इसमें जो है कहीं न कहीं कुछ एरर रह गया, खास करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एरर है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इसका जो लिमिटेशंस का जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिटेशंस। किसके लिए लिमिटेशंस? तो लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये तो ऊपर में भी हमने टॉपिक लिखा ही हुआ है। अब इसमें जो लिमिटेशंस है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, पहला लिमिटेशन कहता है कि ये जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो वेरियस लाइंस ऑफ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलता है वो कहता है ये केवल हाइड्रोजन और उसके इक्विवेलेंट एलिमेंट के लिए ही है, या आयंस के लिए होता है, या स्पेसीज के लिए होता है। तो हाइड्रोजन एंड इट्स इक्विवेलेंट स्पेसीज क्या है भाई? तो जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, अब इसके इक्विवेलेंट स्पेसीज क्या होगा वो जरा हम लोग देख लेते हैं। जैसे हीलियम प्लस है, ये भी हाइड्रोजन के ही जैसा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि हम लिथियम लिखते हैं, तो लिथियम में क्या लिख दें? 2+ कर दें, तो लिथियम 2+ जो होगा वो भी जो है हाइड्रोजन स्पेसीज के इक्विवेलेंट ही होगा, है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं पर अगर बेरिलियम की बात होती है तो बेरिलियम 3+ तक हम लोग आ सकते हैं, और वो जो है ना क्या है, ये हाइड्रोजन एटम के इक्विवेलेंट का ये सब चीज़ है, क्योंकि इस सबों में जो है नंबर, ये कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है एक तरह से। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1 है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा 1, है ना। तो ये हाइड्रोजन एंड इट्स इक्विवेलेंट स्पेसीज जो बुक में लिखा हुआ रहता है, तो इक्विवेलेंट स्पेसीज यही सब होता है, इससे आगे नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि दिस मॉडल इज लिमिटेड फॉर द वेरियस लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स इक्विवेलेंट स्पेसीज। ठीक है, दूसरा कहता है इसका जो लिमिटेशन है वो कहता है कि ये जो वेरियस लाइंस ऑफ सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, वो कंटिन्यूअस है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन कहता है कि वो जो कंटिन्यूअस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जो बोर्स ने कुछ बताया, उसको अगर हम पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप की बात करते हैं, यहाँ लिख देते हैं पावरफुल, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोपिक व्यू अगर हम लोग लेते हैं किसके लिए? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने के लिए, तो कहता है कि वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं हो करके
है ना, ब्रोकन होता है, मतलब फाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। फाइन स्पेक्ट्रा कहने का मतलब डिसकंटिन्यूड, इसको बोलिए, क्या बोलेंगे हम लोग, डिसकंटिन्यूड, है ना, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा, जो कि एक क्या है, ड्रॉबैक है, क्योंकि नील बोर्स के हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। लेकिन कहता है कि व्हेन दीज स्पेक्ट्रा वेयर व्यूड थ्रू पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप, जो स्पेक्ट्रम देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। तो पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक व्यू अगर लिया गया तो वो फाइन स्ट्रक्चर मिलता है, माने ब्रोकन या डिसकंटिन्यूड स्पेक्ट्रा मिलता है। तो एक ये हो गया। तीसरा इसमें कहता है इसी में कि अगर वो मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उसी स्पेक्ट्रम को जब ऑब्जर्व किया गया, तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जीमन ने काम किया था, है ना। तो वहाँ जो है हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, जीमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो जीमन इफेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, जीमन इफेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। और फिर दूसरा है इसमें स्टार्क इफेक्ट। क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों में ही जब स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया तो वहाँ भी क्या मिला, फाइन स्ट्रक्चर मिला, है ना, फाइन स्पेक्ट्रा मिला। तो ये जो है आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से ही दूसरा और तीसरा ड्रॉबैक जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल का वो हो जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। और पहला जो है ये क्या होता है कि केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए ही ये वैलिड है। तो इस तरह से ये ड्रॉबैक था। चौथा ड्रॉबैक जो कहता है या फिर लिमिटेशन जो है वो बोर्स एटॉमिक मॉडल का है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल कैरेक्टर का अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। बट व्हेन वी टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रॉगली वेव नेचर, यहाँ पर डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है, डी ब्रॉगली वेव नेचर का अगर हम कॉन्सेप्ट लें तो कहता है कि ये जो होता है डुअल नेचर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शुड हैव डुअल नेचर, शुड हैव डुअल नेचर। अब ये डुअल नेचर क्या होता है, डुअल नेचर का मतलब हुआ वेव एंड पार्टिकल नेचर, वेव एंड पार्टिकल नेचर। ये जो है दिया हुआ है किसके लिए बताइए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन इज हैविंग ओनली पार्टिकल नेचर, पार्टिकल कैरेक्टर। बट व्हेन इट वाज स्टडीड बाय डी ब्रॉगली, है ना, जो उन्होंने एक इक्वेशन को डिराइव किया जो आपके सामने मैं अभी रखूंगा 1 मिनट में, तो वो बताता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन शुड हैव डुअल नेचर। डुअल नेचर मीन्स वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो वो कौन सा था, देखिए वो इस तरह का फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया था, है ना, लेमडा इज इक्वल टू एम वी। तो लेमडा इज इक्वल टू एम वी जो है, देखिए इसको हम लोग जो है ऐसे इनक्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू एम वी क्या बतलाता है, लेमडा वहां पर बताता है आपका वेवलेंथ, है ना, जो वेव कैरेक्टर से रिलेटेड है। और यहाँ मास जो आप देख रहे हैं, तो मास किस कैरेक्टर से रिलेटेड होता है, पार्टिकल नेचर से। इवन कोई पार्टिकल भी होगा तो उसका मास होता है।
तो m स्टैंड्स फॉर पार्टिकल कैरेक्टर एंड लैम्डा स्टैंड्स फॉर व्हाट, वेव कैरेक्टर। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव, है ना, डुअल कैरेक्टर। डुअल कैरेक्टर मतलब वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर। अब ये जो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी जो हम लोग लाते हैं, इसको भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। इस डेरिवेशन के लिए आपको हम जस्ट जो है हिंट कर देते हैं कि ये जो है किस इक्वेशन से आया है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बतला देता हूँ। देखिए E इज इक्वल टू एच न्यू जो प्लैंक्स थ्योरी से आया है, और दूसरा जो है आपका E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो कहाँ से आया है, आइंस्टीन मास इनर्जी रिलेशनशिप से आया है। तो इसी दो इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर दें, E इज इक्वल टू एच न्यू एंड E इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड वन मोर दैट इज न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेम्डा। तो इस तीनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, लेम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी मिल जाएगा। तो इस तरह से एक ड्रॉबैक और भी है बोर्स एटॉमिक मॉडल का, जो उन्होंने केवल पार्टिकल नेचर बताया इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब पांचवा जो आपका ड्रॉबैक है इसमें, वो कहता है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के है, क्योंकि बोर्स एटॉमिक मॉडल ने ये दिया है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट where energy of electron is fixed definite, जो हम फर्स्ट पॉइंट में बोर्स एटॉमिक मॉडल में ऑलरेडी बता चुके हैं कि उसका एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पर्टिकुलर सेल में फिक्स्ड कैसे होता है। तो उसके बेस पर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट। ठीक है, तो वहां पर तो उन्होंने पोजीशन फिक्स कर दिया, लेकिन जब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट लेते हैं, जो कंफर्म ये कॉन्सेप्ट है, हाइजेनबर्ग या कोई हिजनबर्ग भी बोलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग सही होना चाहिए। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखिए हम पहले लिख देते हैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब हम इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं तो कहता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम जो होगा न्यूक्लियस के बाहर, वो फिक्स्ड नहीं होगा, डेफिनिट नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर आप पोजीशन को फिक्स करेंगे तो मोमेंटम उसका अनसर्टेन हो जाएगा, और मोमेंटम को अगर आप सर्टेन करेंगे तो फिर पोजीशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। भाई ये कैसे होगा? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक इक्वेशन दिया है, और वो इक्वेशन देखिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई इन्होंने दिया है। किसने दिया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने दिया, जहां पर डेल्टा एक्स क्या है बताइए, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा पी क्या है यहां हम लिख देते हैं, चलिए, वेयर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ये जो है डेल्टा पी ये होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, तो अब जरा देखिए, अगर आप डेल्टा एक्स को जीरो करेंगे तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, एच बाई 4 पाई बाई जीरो हो जाएगा। तो जीरो से अगर डिवाइड करेंगे एच बाई 4 पाई में, तो वो क्या हो जाएगा, मोर अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर डेल्टा पी को जीरो करेंगे, डेल्टा पी को जीरो करने का मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम को अगर आप सर्टेन करना चाहते हैं तो फिर पोजीशन क्या हो जाएगा, वो फिर से जो है अनसर्टेन हो जाएगा।
Hy4π/0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि एट द सेम टाइम वी कैन नॉट मेक फिक्स्ड, है ना, फॉर द पोजिशन एंड एज वेल एज मोमेंटम साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ हम लोग पोजिशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो उसी के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट क्या है? कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन विथ मोर एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब ये हुआ कि पोजीशन और मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो एक साथ हम लोग फिक्स्ड नहीं कर सकते हैं, सर्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये कहना किनका है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट, आप जानते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो प्रूव्ड कॉन्सेप्ट है, प्रूव्ड थ्योरी है, प्रूव्ड प्रिंसिपल है। इसीलिए नील बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल का एक पॉइंट है, जो पॉइंट किससे रिलेटेड है? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, जो उन्होंने न्यूक्लियस के अराउंड जो है, आउटसाइड द न्यूक्लियस जो है, जिसको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं या सेल बोलते हैं या डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं, तो उसमें पोजीशन उन्होंने फिक्स्ड रखा है। लेकिन कहता है कि नहीं, पोजीशन फिक्स्ड अगर करेंगे तो उसका जो मोमेंटम होगा वो अनसर्टेन हो जाएगा, और अगर मोमेंटम फिक्स करेंगे तो उसका पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगा। दैट मीन्स बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मेड फिक्स्ड, है ना, आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो ये जो है किनका दिया हुआ है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो इस तरह से हमने 5 लिमिटेशंस जो है ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल का जान गए। अब इस लिमिटेशन से आपका जो है कुछ न्यूमेरिकल भी आएगा, जैसे हमने अभी अभी डी ब्रॉगली इक्वेशन को देखा, लैम्डा इक्वल टू h/m से, उस पर न्यूमेरिकल हो सकता है, या फिर आपका जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जहाँ पर हमने डेल्टा x इंटू डेल्टा p, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू Hy4π, उस पर भी न्यूमेरिकल हो सकता है। तो ये हो गया। अब हमारे पास में है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब कहता है कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्या मैटर है? ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या? तो आप जानते ही हैं स्पेक्ट्रम, आपने फिजिक्स में स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा है कि व्हेन ए व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म, इट इज डिवाइडेड और स्प्लिट अप इनटू 7 डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। ये आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरह से कहता है कि हाइड्रोजन एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम मिलता है, जो स्पेक्ट्रम अभी तक हम लोग पढ़े हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, उसका स्टडी डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट रीजन्स ऑफ लाइट में किया। और किस तरह से किया? कहता है कि अगर हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए वेरियस पड़ा हुआ सेल है। अब हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये फर्स्ट सेल में है। अब अगर कहता है कि इसको हम एक्साइट कर दें, बाहर के सोर्स से अगर इसको कहीं से हम एनर्जी दे दें, ठीक है, तो कहता है कि ये अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल ये एक्साइट होता है, इट गेट्स एक्साइटेड। और जैसे ही एक्साइट होगा तो ये जो है अपना कभी इसमें जा सकता है एज पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, कभी सेकेंड सेल में जा फर्स्ट से थर्ड में जा सकता है, कभी फर्स्ट से फोर्थ में जा सकता है, फिफ्थ में जा सकता है। तो इसी तरह से एज पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एक्साइटेशन होता है। लेकिन आप जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन वहाँ पर स्थिर नहीं रह सकता है, अनस्टेबल होता है। तो वो फिर से क्या होता है? अपने ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होना चाहता है।
ठीक है, तो वो जो रिटर्न होता है तो उसे एब्जॉर्ब रिटर्न होने के बाद क्या होता है, उतना एनर्जी रिलीज कर देता है जितना एनर्जी इसने क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था। तो उस रिलीज्ड एनर्जी को, है ना, अगर हम इंसिडेंट कराते हैं किसी प्रिज्म पर तो उस तरह से उसका क्या मिलता है, वेरियस लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रा मिलता है। और उस स्पेक्ट्रम को देखिए कैसे जो है हम यहाँ पर एक डायग्राम से जो है डिनोट करते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वेरियस सेल्स बना दीजिए, जैसे ये फर्स्ट सेल हुआ, ये सेकंड सेल हुआ, ये थर्ड सेल हुआ, ये फोर्थ सेल हुआ, ये फिफ्थ सेल है, ये सिक्स्थ सेल है और ये सेवेंथ सेल है। हम 8, 9, 10 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि 7 नंबर का जो सेल है वही कंप्लीटली भरा हुआ नहीं है ना। तो हम लोग जो है इस तरह से अपना सेल नंबर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर डॉट 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 कर देते हैं। जब भी कभी ज़रूरत होगी तो ये जो है भविष्य में लिया जाएगा। तो अब कहता है कि अगर फर्स्ट सेल पर इलेक्ट्रॉन का ड्रॉपिंग होता है ना, 7th से फर्स्ट पर, तो ये एक्सपेक्टेड है कि भाई 7th से फर्स्ट पर हो सकता है, 6th से फर्स्ट पर हो सकता है, 5th से फर्स्ट पर हो सकता है, फिर 4th से फर्स्ट पर होगा, 3 से फर्स्ट पर होगा और 2nd से फर्स्ट पर होगा कि नहीं। तो इस ड्रॉपिंग को जो है, जो फर्स्ट सेल पर है ना, जो फर्स्ट सेल ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है, उसका स्टडी सबसे पहली बार लाइमन ने किया था। लाइमन नाम का साइंटिस्ट, जो किस रीजन में किया था, अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ लाइट में। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड सेल का ड्रॉपिंग, थर्ड सेल पर ड्रॉपिंग, फोर्थ सेल पर ड्रॉपिंग अलग अलग साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए किया था। तो अब अगर सेकेंड सेल पर अगर आप ड्रॉपिंग की बात करते हैं तो उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट सेल का ड्रॉपिंग दिखाया वैसे ही हम सेकेंड सेल का ड्रॉपिंग दिखाएंगे, फिर हम लोग थर्ड सेल का ड्रॉपिंग दिखाएंगे, फोर्थ, फिफ्थ सेल। तो फिफ्थ सेल तक का ड्रॉपिंग का स्टडी जो है अपने केमिस्ट्री में आ चुका है, बच्चे पढ़ रहे हैं और उसका भी डिफरेंट नेम्स है जो अभी अभी मैं देने जा रहा हूँ। जैसे ये लाइमन सीरीज है तो उसी तरह से इसका नाम होता है बाल्मर सीरीज और ये विजिबल रीजन में होता है। विजिबल रीजन ऑफ लाइट जानते ही हैं, जिसमें आपका विबग्योर बनता है, व्हाइट लाइट का स्प्लिट अप होता है 7 कलर में, वो विजिबल रीजन में होता है। तो विजिबल रीजन में कौन साइंटिस्ट स्टडी किया, बताइए, बाल्मर ने। उसी तरह से थर्ड जो आपका ड्रॉपिंग है थर्ड सेल पर, इसको किया है पाश्चन। कौन किया है, पाश्चन। और ये पाश्चन सीरीज जो है इंफ्रारेड रीजन में किया है, इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड रीजन ऑफ लाइट आप जानते हैं कि वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला होता है। उसी तरह से फोर्थ सेल का जो ड्रॉपिंग है ना, वो जो है ब्रैकेट ने किया है। किस नाम का साइंटिस्ट है, ब्रैकेट नाम का साइंटिस्ट ने किया है, सॉरी। और ये जो फिफ्थ सेल का ड्रॉपिंग है वो जो है फंड सीरीज है। क्या है, फंड सीरीज, फंड सीरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है सब इंफ्रारेड रीजन में है। ये भी क्या है, इंफ्रारेड रीजन में है। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन का वेरियस लाइंस ऑफ सीरीज मिल गया स्पेक्ट्रम का, और हर एक लाइन का कोई न कोई अपना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होता है, जिसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है, रिडबर्ग फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग लिखते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला
और ये रीडबर्ग्स फॉर्मूला क्या देता है, देखिए यहाँ पर ये वेव नंबर का रिलेशन जो है वेवलेंथ के साथ देता है। और फर्दर ये है ना, देखिए रीडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखिए ये रिलेशन है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में ये सब जो टर्म यूज़ किया हुआ है, जो नोटेशन यूज़ किया हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ। लेकिन ये रीडबर्ग फॉर्मूला चूँकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा कलर्ड बना करके इनक्लोज कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया रीडबर्ग्स फॉर्मूला। अब इसमें कहता है कि ये जो आप देख रहे हैं न्यू बार, वो न्यू बार क्या है भाई, ये है वेव नंबर। ठीक है, उसी तरह से बोलता है लैम्डा क्या है, तो लैम्डा है वेवलेंथ, है ना। तो जैसे ही आप जानते हैं कि वेवलेंथ निकाल लेंगे तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उसका रिलेशन होता है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो जैसे ही लैम्डा निकलेगा तो फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा और ये वेव नंबर निकल जाएगा। तो इस तरह से वेव नंबर, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देखिए किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ, वेव नंबर और फिर फ्रीक्वेंसी आसानी से हम रीडबर्ग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और मैं यहाँ पर अदर नोटेशन के बारे में भी लिख रहा हूँ। देखिए RH जो होता है ये रीडबर्ग कांस्टेंट है। क्या है, रीडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कहीं कहीं ये दिया रहता है 109,677 पर सेंटीमीटर। तो ये भी वैल्यू ले सकते हैं, या फिर अदर यूनिट्स में भी इसका डिफरेंट वैल्यूज है, उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा। और जेड जो होता है वो मैं पहले भी लिख चुका हूँ, आइदर इसको एटॉमिक नंबर बोलिए या फिर न्यूक्लियर चार्ज बोलिए। क्या बोलिएगा, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए अगर कर रहे हैं तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली आप लिख ही सकते हैं, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और N1 जो होता है ये होता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। ठीक है, और N2 जो होता है ये होगा एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल। तो इस तरह से जो है सारा वैल्यू जब हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो पर्टिकुलर लाइन के लिए, लाइन दैट इज लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए क्या क्या मिल जाएगा, वेव नंबर मिल जाएगा, वेवलेंथ मिल जाएगा और फिर फ्रीक्वेंसी भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन काफ़ी NCERT बुक में दिया हुआ है, आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर के बना सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम 6th सेल टू 1st सेल, तो इसका मतलब किस सीरीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेल पर ड्रॉपिंग किसके लिए है, लाइमन सीरीज के लिए है। उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सेकेंड सेल पर हो रहा है, ड्रॉपिंग सेकेंड सेल पर हो रहा है, तो फिर वो किसके लिए हो जाएगा, बाल्मर सीरीज के लिए हो जाएगा। तो जिस सीरीज के लिए आप रीडबर्ग फॉर्मूला यूज करेंगे उसी साइंटिस्ट के नाम पर इस फॉर्मूला को भी राइटर ने लिख दिया है। जैसे मान लीजिए लाइमन सीरीज के लिए हम रीडबर्ग फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसको हम लोग लाइमन फॉर्मूला बोल देंगे। बाल्मर सीरीज के लिए यूज करेंगे तो बाल्मर फॉर्मूला हो जाएगा। पास्चन सीरीज के लिए यूज करेंगे
पास्चन फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज जो भी है उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ज़रा देख लेंगे, ब्रैकेट में अगर डबल टी होगा तो डबल टी लिख देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग तो आप करेक्ट कर ही लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या मिल जाएगा, रिडबर्ग्स फॉर्मूला से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर वेरियस क्वेश्चंस जो होगा, न्यूमेरिकल्स होगा, वो बन जाएगा। तो ये हो गए लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड एट द सेम टाइम क्या हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक है, तो अब जैसे देखिए छोटा सा आपको हम वो जानकारी दे दें, जैसे लेमडा इक्वल टू Hy/mv जो हमने आपको बोला कि भाई ये कहाँ से आप प्रूव करेंगे, ये डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। तो इसको आप कहाँ से प्रूव करेंगे, तो इसका प्रूफ जो है, जो हमने अभी अभी हिंट किया था, वो मैं जल्दी से आपको बता दूं। जैसे आप जानते हैं E इक्वल टू एच न्यू होता है, ये होता है प्लैंक्स थ्योरी से, तो यहाँ हम लोग लिख दें प्लैंक्स थ्योरी। ठीक है, और E इक्वल टू क्या होता है, mc² होता है, ये होता है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप से, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप, एनर्जी रिलेशनशिप, इससे हो गया। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्थिर से मैं ऐसे लिख, ठीक है, एनर्जी रिलेशनशिप। अब इस दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एच न्यू इज इक्वल टू mc² मिलेगा। और आप जानते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, cy लेमडा होता है, जो मैंने वहाँ पर आपको हिंट किया था, है ना, कि उसको अप्लाई कर लेंगे तो देखिए इसी से आपको मिल जाएगा लेमडा इज इक्वल टू H/mc, जहाँ पर H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, कई बार हमने कहा है। m मास ऑफ जो है ना, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग बोलते हैं या कोई पार्टिकल के लिए बोले, फोटॉन्स के लिए भी बोले, तो m मास ऑफ फोटोन हो जाएगा। और देखिए c जो है वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसीलिए इसको हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन भी बोलेंगे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब भाई रेडिएशन यहाँ पर किसके लिए होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए होता है, जो लाइट के इक्विवेलेंट का होता है। आपको इस चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा कि व्हाई ए पर्टिकुलर रेडिएशन इज सेड टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको हम बताएंगे, है ना, इसी चैप्टर में बताएंगे। पहले इसको तो हम लोग समझ लें। अब कहता है कि इफ C इज रिप्लेस्ड बाय V, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताइए अब ये क्या बन जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू H/mv होगा कि नहीं। तो ये प्रूव्ड हो गया और ये हो गया डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको कहा ही था कि मैं इसे प्रूव करूंगा आपके लिए। तो ये हो गया डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आज का ये जो लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल है, इन द कॉन्टेक्स्ट टू डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, ये सब कुछ आपने कॉन्सेप्ट ले लिया। और मुझे उम्मीद है कि मैं जिस एम से आगे बढ़ रहा हूँ, जो पर्पस है मेरा, कि आपको मैं काफ़ी हेल्प करूं आपके मिशन को अचीव कराने के लिए, आपके ड्रीम को पूरा कराने के लिए। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी केमिस्ट्री माय ड्रीम रखा है, और वो आपके ड्रीम को निश्चय ही पूरा करेंगे, ये मुझे काफ़ी उम्मीद है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।